नमस्कार प्रिय साथियों, इंदिरा टेक्निक एंड रिसर्च में आपका स्वागत है। आज मैं बेहद ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो एसएससी CHSL 2022 के पेपर में पूछे गए सारे ही प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। प्रश्न है पहला मेरा, यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:1 है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। देखिए दोस्तों, हम मान लेंगे कि पहला जो वृत्त है, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है तथा दूसरा जो वृत्त होगा, दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लिया जाए r2 है। तो परिधियों का अनुपात दिया गया है, तो परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि परिधियों का अनुपात दिया गया है 3:1, यानी कि 2πr। ये वृत्त की परिधि होती है। अब पहले वृत्त की परिधि रहेगी तो r1 और इसके बट्टे 2πr2 और इनका अनुपात दिया गया है 3:1 का मतलब है 3/1। देखिए दोस्तों, 2πr से 2πr कट जाएगा तो r1/r2 का मान कितना आएगा, r1/r2 का मान आ गया 3/1। अब दोस्तों कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। तो क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का वह होता है πr²। इसका मतलब यदि हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखें तो πr1 का स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखें तो πr2 का स्क्वायर। इसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, पाई से पाई कट जाएगा, r1/r2 का होल स्क्वायर। और r1/r2 का मान आपको पता है कितना आया है, तो 3/1। तो यहाँ से आ जाएगा 3/1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/1, और इसी को आप लिख सकते हैं 9:1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9:1। तो आप दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल को बड़े ही आसान तरीके से लगाना सीख गए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखा जाए। तो अगला सवाल दिया गया है जो कि एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया था कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए दोस्तों, दिया गया है बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है, अब विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, तो 144 पेन बेचने पर, यानी 144 इसका दे रखा है विक्रय मूल्य। ऊपर से दोस्तों दिया गया है हानि क्या दे रखा है, तो हानि बराबर दे रखा है 6 पेन का विक्रय मूल्य, 6 पेन का विक्रय मूल्य दे रखा है। हमें निकालना होगा दोस्तों क्रय मूल्य। अगर हमें प्रतिशत में हानि या लाभ प्राप्त करना है तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि हानि बराबर होती है क्रय माइनस का विक्रय, क्रय माइनस का विक्रय होता है हानि के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, हानि हमें दिया गया है 6 पेन का विक्रय, 6 पेन का विक्रय बराबर हो जाएगा 144 पेनों का क्रय। यदि व्यक्ति 144 पेन खरीदा रहा होगा तभी तो 144 पेन बेचेगा, माइनस का 144 पेनों का विक्रय। यहाँ से दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि 144 पेनों का विक्रय और 6 पेनों का विक्रय, विक्रय वाला समान है राशि, तो 144 इधर जुड़ जाएगा, तो 144 और 6 150 हो जाएगा, यानी कि 150 पेनों का विक्रय बराबर हो जाएगा 144 पेनों का क्रय। अब होता क्या है दोस्तों कि जो क्रय मूल्य के साथ संख्या लिखी रहती है यह विक्रय मूल्य होता है, और जो विक्रय मूल्य के साथ संख्या लिखी रहती है क्रय मूल्य। यानी कि अगर मैं क्रय मूल्य देखूं तो क्रय मूल्य के सामने देखिए क्रय मूल्य है, और इसके विपरीत में कौन संख्या लिखी है, 150, यानी क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, तो 150। विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, तो विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 144।
और हानि कितने की हो रही है दोस्तों, तो हानि बराबर दिया गया है 6। तो इस प्रकार से अगर मैं प्रतिशत हानि की बात करूं तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि बट्टा में कितना होगा दोस्तों, क्रय मूल्य गुणा में 100। तो यहाँ से हो जाएगा 6 बट्टा में 150 गुणा में 100। तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, आप 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, आप 5 दूना के 10 और 3 दूना के 6 और 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 4% की क्या होगी, हानि। तो इस प्रकार से हम लगाना सीख गए कि 4% हमारी क्या आ जाएगी, हानि। तो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था दोस्तों, ऐसे ही लाभ हानि के सवाल अक्सर आया करते हैं, तो आप इस सवाल को नोट करके रखिएगा। देखिए अगला, चलिए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था CHSL में कि आंकड़ा 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10, 8 का बहुलक क्या होगा। तो दोस्तों देखिए बहुलक, बहु मतलब बहुत बार, अलग मतलब जिसका भाग्य काम कर जाए, जिसका भाग्य बहुत बार काम कर जाए, यानी जो बार बार आए वही होता है बहुलक। तो ये जो संख्या लिखी गई थी 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10, 8 में ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, तो आप कहेंगे कि 8। 8 कितनी बार आई है, 3 बार। तो आप कहेंगे बहुलक कितना आएगा इसका, 8। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों, मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है, 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी, 2 वर्षों के बाद हमारी आयु क्या होगी। तो ऐसे इस सवाल को कैसे लगाएंगे दोस्तों, मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है, तो मान लीजिए यहाँ पे माना मेरे बेटे की आयु, माना मेरे बेटे की आयु बराबर x। अगर मेरे बेटे की आयु x हो गई तो मेरी आयु कितना होगी, जबकि उससे 5 गुना अधिक है तो हो जाएगी 5x। माना मेरे बेटे की आयु x है तो मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है, यानी कि 5x हो जाएगी। 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी, तो 6 वर्षों बाद मेरी आयु कितना होगी, तो 6 वर्षों बाद मेरी आयु होगी 5x प्लस 6। अब मेरे बेटे की आयु कितना होगी, तो मेरे बेटे की आयु होगी x प्लस 6। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी, यानी कि 5x प्लस 6 बराबर होगा तभी जब x प्लस 6 का कर दिया जाएगा 3 गुना। इसका मतलब इसको ऐसे पढ़ते हैं कि मेरी आयु मेरे बेटे की आयु के 3 गुना अधिक है। देखिए दोस्तों, जिसकी आयु अधिक होती है उसके विपरीत में हम गुणा करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना रहता है, उसे बराबर करना रहता है। इसे सॉल्व कर दीजिए तो 5x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 18, घटा लीजिए तो 2x बराबर 6 इधर जाएगा तो 12, तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 6। x बराबर आ गया 6। अगर x बराबर 6 आ चुका है दोस्तों, तो बताइए वर्तमान आयु कितना होगी। तो पिता की वर्तमान आयु सबसे पहले निकालिए, तो पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना आ जाएगी, तो आपको पता है कि 5x। 5 बराबर लिखेंगे 5, x का मान आया था 6, बराबर कितना आ जाएगी दोस्तों, 30 वर्ष। अब 2 वर्ष बाद पूछा गया है, तो 2 वर्ष बाद बता दीजिए, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, 30 प्लस 2 यानी कि 30 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 वर्ष। क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एक बार और पढ़ लीजिएगा। अगर पुत्र की पूछ दे तो पुत्र की आयु कितना होगी, तो पुत्र की आयु हो जाएगी x माना गया यानी 6 वर्ष, उसमें 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगी दोस्तों, 8 वर्ष। 8 वर्ष यही आयु जो होगी, यही पुत्र की आयु होगी कब, 2 वर्ष बाद। तो इस प्रकार से 32 वर्ष और 8 वर्ष ये 2 आयु निकल के आ गई।
हमारा यही क्वेश्चन था। तो ये प्रश्न ऐसे आते हैं बार बार दोस्तों आयुष के संबंध में, तो इस क्वेश्चन को ढंग से लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, यानी 1 रुपये 4 पेन बेचता है। ऐसे सवालों में दोस्तों तिरछा गुणा कर लीजिए, इसको जो है कि यहाँ लिख लीजिए। तो 4 एक अन्नम 4, 1 बच्चे 5। तो जो पहले लाइन में आता है यह CP होता है, जो दूसरे लाइन में आता है यह SP होता है। और आपको पता है दोस्तों, यदि 4 रुपये में ख़रीद के 5 रुपये में बेचा जाए तो लाभ कितने का होगा, तो आप कहेंगे 5 - 4 बराबर 1 का लाभ होगा। 1 के लाभ को अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/में में CP यानी कि 4 गुणा में 100। और यहाँ 4 से काट दीजिए तो कितना आएगा 25, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 25% का आपका लाभ होगा। अगला सवाल है दोस्तों, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 छात्र असफल हो रहे हैं। कितने छात्र उपस्थित हुए थे? तो मैं मान लेता हूं कि टोटल 100% छात्र उपस्थित हुए रहे होंगे, जिसमें से 96% यदि पास हो गए हैं तो आपको पता है दोस्तों कि 4% क्या हुए होंगे, फेल। अगर 4% लोग फेल हुए और यही 4% किसके बराबर है, 50 लोग असफल हुए, तो फेल कितने लोग हुए थे, फेल हुए थे कितने लोग, 50। तो 4% बराबर कितना आ गया, 50। तो 1% बराबर कितना आ गया, 50/4। तो 100% लोग उपस्थित हुए थे, इसका मतलब 100% का मान 50/4 गुना में 100 काट दीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 25। अब 25 पच्चे 125 एक जीरो, यानी कि टोटल कितने छात्र उपस्थित हुए थे, 1250 छात्र। अगला क्वेश्चन चलिए देखा जाए दोस्तों। पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है। हम क्या करेंगे, जो संख्या हमें दी गई है उसी का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 6, 10 और 15 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 से काटिए दोस्तों तो 2, 3, 5 और 15। फिर 2 से काट लीजिए तो आएगा 1, 3, 5 और 15। 3 से काट दीजिए तो 1, 1, 5, 5 और फिर 5 से काट दीजिए तो आएगा 1, 1, 1 और 1। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। तो 2 दूना के 4 और 5 तिहाई 15, 15 चौको 60। एलसीएम हमारा आएगा 60। और जबकि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 60 है, जिसमें इन चारों ही संख्याओं से भाग देने पे भाग पूरा चली जाएगी। लेकिन हमें 3 शेषफल अगर बचाना है प्रत्येक दशा में तो हम इसमें 3 को ऐड कर दें, यानी हमारी छोटी छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 63। तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 6, 5 और 4 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो पहले हमें 6, 5 और 4 का क्या निकालना होगा दोस्तों, एलसीएम। तो हम 2 से काटेंगे 3, 5, 2। फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 3, 5, 1 और फिर इनका गुणा कर 3 पच्चे 15, दूना के 30, दूना के 60। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, तो एलसीएम आएगा 60। अब एलसीएम 60 आ गया तो हम इस 60 एलसीएम से इस संख्या में भाग करेंगे। तो हम 1456 में भाग करेंगे 60 से। तो 60 से भाग जब करेंगे तो 60 दूना का होता है 120। 120 में 5 और 2 एक कट जाएगा, 6 बचेगा। फिर कितनी बार भाग जाएगी दोस्तों, तो 4 बार। तो 0 और 4 छक्का 24। यहाँ से जब हम इसे घटाएंगे दोस्तों तो बचेगा कितना, 6 और 5 में से 4 जाए तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 1।
और ये कट जाएगा, यानी 16 हमारा क्या बच गया, शेषफल। और जब दोस्तों बात आती है जोड़ने की कि क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूरी पूरी कट जाए, तो हम इस शेषफल को हमेशा जो भाजक संख्या होती है उसमें से घटा के और जो मिलता है उसे इस भाज्य में जोड़ देते हैं। इसका मतलब हमें 60 में से 16 को घटाना होगा तो कितना मिलेगा, 44। और इस 44 संख्या को हमें 1456 संख्या दी गई है, यानी 1456 में क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, तो मिल जाएगा हमें 1500। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो 44 है, जिसे जोड़ देने पर हमारी जो संख्या है 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, वह संख्या कितना आ जाएगी, 1500। तो याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि माना विक्रय मूल्य जो था मेरा, विक्रय मूल्य यह था 100 और जो लाभ था यह था P। तो अगर क्रय की बात करूँ मैं, क्रय बराबर मेरा क्या होगा, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दूंगा, यानी 100 माइनस का P। तो 100 माइनस का P कर दूंगा तो ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। अब क्या है कि जो प्रश्न के अनुसार कह रहा है विक्रय मूल्य 2 गुना कर दीजिए, यानी विक्रय मूल्य यानी SP बराबर हो गया 200। तो कह रहा है कि लाभ जो हमारा है, लाभ कितना हो जा रहा है, 3 गुना यानी 3P। तो क्रय मूल्य कितना होगा इस कंडीशन में, तो यह क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 200 माइनस का 3P। अब आपको पता है कि क्रय मूल्य दोनों ही कंडीशन में बराबर होगा, और जब क्रय मूल्य दोनों ही कंडीशन में बराबर होगा इसका मतलब 100 माइनस P बराबर 200 माइनस 3P होगा। अब P वाले को एक तरफ और बिना P वाले को एक तरफ, तो हो जाएगा 3P माइनस का P बराबर 200 और प्लस का 100। यहाँ से आ जाएगा मेरा दोस्तों 2P बराबर 300। तो P का मान आ जाएगा 150। यदि P का मान आ गया 150 और हमने लाभ मान रखा था यानी विक्रय मूल्य मान रखा था 100, तो आप खुद बता दीजिए दोस्तों कि अब क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि क्रय मूल्य हमारा होगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो 200 में से देखिए P का मान आ गया कितना, P का मान हमारा आएगा 3P माइनस का P होगा। तो 3P माइनस का P, इधर जो है कि 100 उधर जाएगा तो घटेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे घटेगा, सॉरी दोस्तों घटेगा, 200 में से 100 घट जाएगा तो यहाँ पे 100 आएगा, और 100 तो P का मान यहाँ कितना आएगा, 50 आएगा। तो यहाँ से P का मान 50 आएगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आएगा, 100 माइनस का 50 यानी कि 50। अब क्रय मूल्य 50 आ गया, लाभ 50 का आ गया, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर आप जानते हैं क्या होता है, लाभ यानी 50 बट्टे क्रय मूल्य यानी 50 और गुणा में 100, तो कट जाएगा, बराबर 100% का हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ कितने का आएगा, 100% का। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल पूछा गया है, यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो परिधि को कहते हैं 2πr, इसका मान दिया है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, r का मान निकालिए, r का मान हो जाएगा 3/2π। और क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है, तो यहाँ पे आप बराबर कर देंगे पाई और गुणा में 3/2π गुणा में 3/2π। 1 पाई से 1 पाई का काम ख़त्म हो गया, और 3 तिरिक हो गया 9 और बट्टा में 2 और गुणा में 22 और गुणा में ऊपर चला जाएगा 7। तो हो जाएगा 9 सत्ते 63 और बट्टे 22 दूना के 44। तो 63/44 यही हमारा क्या होगा, πr² का मान होगा। तो इस बात को आप दोस्तों याद रखिएगा। अगला दोस्तों सवाल है, यदि किसी बंटन का माध्य 20 और बहुलक 18 हो तो बंटन का माध्य देखिए दोस्तों दिया गया है 20 बहुलक 18, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आप पढ़े होंगे दोस्तों कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा में माध्यिका, 3 गुणा में माध्यिका माइनस 2 गुणा में माध्य। बस यहीं पे मान रख दीजिए दोस्तों, बहुलक 18 दिया है बराबर
3 गुणा में माध्यिका x मान लीजिए -2 गुणा में माध्य 20 दिया है तो 20 लिख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 बराबर 3x माइनस का 40, ये हो जाएगा 18 40 को पक्षांतर कर लिए तो 18 और 40 58 बराबर 3x, तो x बराबर 58 अब 18 में 3 अब बराबर होगा 19.33, तो 19.33 हमारी क्या आएगी, माध्यिका आएगी। अगला सवाल है दोस्तों कि z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 41 7 z 8 9 से विभाज्य है। तो कोई भी संख्या यदि 9 से विभाज्य है तो उसके अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होगा। तो 41 7 z 8 बट्टे 9 बराबर 4 + 1 + 7 + 8 आप प्लस में z बट्टे 9 कर लीजिए। 4 1 5 5 और 7 हो जाएगा 12 12 8 20 20 + z बट्टे 9 9 दूनी 18, तो बच गया यहाँ से 2, यानी कि यहाँ ऊपर संख्या है कि 2 + z बट्टे 9। अब 2 में क्या जोड़ा जाए कि 9 से भाज्य हो जाए, तो आप कहेंगे दोस्तों कि 7 जोड़ दीजिए z का मान, तो 9 से भाज्य हो जाएगा। यानी z की जगह पे अगर मैं 7 रख दूंगा तो 2 + 7 बट्टे 9, ऊपर 9 नीचे 9 पूरा संख्या कट जाएगी। इसका मतलब z का मान कितना आएगा दोस्तों, 7। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको बेहद ही इम्पोर्टेंट 15 सवाल बता दिए जो कि पेपरों में पूछे गए थे। इन सवालों को आप रट लीजिए दोस्तों, ये पेपरों में 100% निश्चय ही आते हैं ऐसे सवाल। इसी टाइप के सवाल आजकल पेपरों में पूछे जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपके सपोर्ट की बहुत ही आकांक्षा रखता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।